हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। क्लास 10 विद्यार्थी जो 2026 बोर्ड एग्जाम में धमाल मचाने वाले हैं, उनके लिए लाया हूं मैथ का सुपर 200 एमसीक्यू। मैं आदित्य चौधरी आप सभी का आदित्य मैजिक क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं एक खूबसूरत सी लाइन के साथ शुरू करना चाहूँगा। खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावटों से लड़ तो सही। खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावटें से लड़ तो सही। सब होगा हासिल तुझे, सब होगा हासिल तुझे, तू जीत पर अड़ तो सही। तो जी हाँ, मुझे रुकावटें से लड़ना होगा, मुझे अपने जीत पर अड़ना होगा और मुझे वो सारी चीज़ें हासिल करनी होगी जिसके हम असली हकदार हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण युग्म 2x माइनस 3y बराबर 8 तथा 4x माइनस 6y बराबर 9 हैं। ऑप्शन है संगत, असंगत, संपाती या इनमें से कोई नहीं। इसको सॉल्व करने के लिए पहले हमें ज्ञात करना होगा a1 अपान a2 का वैल्यू। a1 अपान a2 जो कितना होगा 2/4, यानी कि काटेंगे तो 1/2 आएगा। b1 बटा v2, b1 कितना है -3 और b2 कितना है -6। इससे कैंसिल करेंगे तो ये भी कितना आएगा 1/2। फिर ज्ञात करते हैं c1 बटा c2। तो c1 कितना दिया हुआ है, मैं इसको इधर लाऊंगा तो हो जाएगा -8 और इस 9 को मैं इस साइड लाऊंगा तो हो जाएगा -9। तो यहाँ पर आ रहा है 8/9। मैं यहाँ पर एक बात देख रहा हूँ कि a1 बटा जो a2 बराबर है b1 बटा v2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, है ना। तो इस केस में जो रेखाएं होंगी वो कैसे होंगी, परस्पर समांतर होंगी, परस्पर समांतर होंगी। और कैसा इसका हल कैसा होगा, असंगत होगा। कैसा होगा, असंगत होगा। ठीक है, आइए इसका और दिखा दूं आपको मैं। जैसे यदि a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 हो तो यहां पर क्या होगा, वो जो रेखाएं होंगी वो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी। क्या करेंगी, प्रतिच्छेदित करेंगी इस तरह से। ठीक है, और कैसा हल होगा, अद्वितीय हल होगा। कैसा हल होगा बेटा, अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। इसका केस थर्ड देखते हैं। थर्ड केस ये है, यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा v2 बराबर c1 बटा c2 हो तो इस केस में रेखाएं कैसी होंगी, संपाती होगी। संपाती होगी अर्थात अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे बेटा, अनेक हल होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसको आप जरूर से जरूर पढ़िएगा और सारे बातों को बहुत ध्यान से समझिएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है, यदि समीकरण kx माइनस एक्स स्क्वायर माइनस kx माइनस 8 बराबर 0 का एक मूल 2 है तो k का मान ज्ञात करें। तो देखिए स्टूडेंट्स, यानी समीकरण का एक मूल दिया है, इट मीन्स क्या दिया है, x का मान दिया है। x का मान कितना है 2 और इस x का मान इस समीकरण में रखने पर मुझे k का मान प्राप्त होगा। आइए देखते हैं। समीकरण दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का kx माइनस का 8 इक्वल टू क्या है 0। तो जहां पर x है वहां पर मैं क्या रखने वाला हूं, 2 रखने वाला हूं। 2 का स्क्वायर माइनस k इंटू 2 माइनस का 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 माइनस का 2k माइनस का 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक बात है। अब क्या होगा, यहाँ देखेंगे माइनस का 2k और 4 में हम घटाएंगे माइनस का 8 तो आएगा माइनस का 4। कितना आएगा, माइनस का 4 आएगा, बराबर क्या हो गया 0। आगे देखते हैं हम लोग। k इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस के 4k, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा
माइनस का 4 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे डिवाइड करेंगे कितना आएगा माइनस का 2, यानी के का जो मान आएगा कितना आएगा माइनस का 2 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर था वो क्या था असंगत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट था। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है किसी बारंबारता बंटन के माध्य और मध्यिका क्रमशः 26.1 और 25.8 हैं, तो बंटन के लिए बहुलक का मान ज्ञात करें। तो दोस्तों बता दें आपको, हम बहुलक का फॉर्मूला होता है, बहुलक निकालने के लिए फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 3 गुणे मध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य के, 2 गुणे माध्य के होता है। ठीक बात है। यहाँ पर हम देखेंगे जो मध्यिका का मान दिया है, 3 गुणे मध्यिका, मध्यिका का मान दिया हुआ है 25.8 और माध्य का मान दिया हुआ है 26.1, यानी कि 2 गुणे 26.1। इसको और सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए 3/24 के हासिल 2, 3 × 5 = 15, 2 = 17 हासिल 1, 3 दूनी 6, 1 7, दशमलव लगा देते हैं यहाँ पर, माइनस यहाँ देखिए 2 से गुणा करते हैं, 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12 का 2 हासिल 1 और 2 दूनी 4, 1 5, यानी कि हो गया 52.2। इसको बेटा हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं, मेरा फाइनल आंसर बन के तैयार है। देखिए 4 में से 2 गया कितना आएगा 2, दशमलव लगा देंगे, 7 में से 2 गया तो 5 और 7 में से 5 गया तो कितना 2, यानी कि जो आपका बहुलक है यानी कि इसका जो मोड है कितना आ गया 25.2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसमें दिया हुआ है 15 और 25 का एचसीएफ 5 है, तो एलसीएम ज्ञात करें। तो हम बता दें बेटा, संख्याओं और एचसीएफ और एलसीएम में एक रिलेशन होता है, वो क्या होता है, वो होता है पहला संख्या गुणे दूसरा संख्या गुणे दूसरा संख्या बराबर क्या होता है, बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम। एचसीएफ गुणे क्या होता है एलसीएम होता है। जो पहली संख्या दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 15 दिया है, दूसरी संख्या कितना दिया हुआ है 25 दिया हुआ है, एचसीएफ कितना दिया हुआ 5 और एलसीएम तो हमें ज्ञात करनी है। तो ध्यान से देखिएगा, इस 5 को मैं इधर डिवाइड कर दूंगा तो एलसीएम का मान निकल जाएगा, यानी कि एलसीएम कितना हो जाएगा 15 गुणे 25 बटे कितना हो गया, बटे हो गया 5 के, 5 से मैं डिवाइड करता हूँ तो 5 ने कितना हो गया बेटा 15 और 25 ने कितना हो गया 25 ने कितना हो गया 75। 75 बिल्कुल राइट आंसर है। तो हम देखते हैं तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। ठीक है, आशा करते हैं यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी। आइए हम देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है बेटा किसी समीकरण, यदि समीकरण 2x² - 8x + c के मूल बराबर हैं तो c का मान ज्ञात करिए। तो देखिए ये क्या है, एक द्विघात समीकरण है और द्विघात समीकरण को मैं का मानक रूप जो होता है वो क्या होता है ax² + bx + c = 0। यहाँ से अगर हम तुलना करें, यहाँ से अगर हम तुलना करें तो जो a का मान है, a का मान है कितना आएगा बेटा, a का मान 2 है, b का मान कितना है, b का मान है -8 और c का मान तो ऑलरेडी c ही दिया हुआ है ना। अब देखिए कहता है कि समीकरण के मूल बराबर हैं यदि द्विघात समीकरण के, यदि द्विघात समीकरण के मूल बराबर हैं, मूल क्या है बराबर हैं, तो क्या होता है, तो क्या होता है बेटा d का मान 0 होता है, d का मान क्या होता है 0
और डी मतलब क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर क्या हो गया, 0। आइए देखते हैं, वैल्यू को पुटअप करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो b का मान कितना, माइनस का 8, माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान 2 है और c का मान तो c है बराबर 0। ये हो जाएगा 64, 64 माइनस कितना हो जाएगा 8c बराबर क्या हो गया 0। आइए दिखाते हैं आपको हम, यहाँ से देखिएगा। तो 8c को मैं इधर भेजूंगा, यानी 8c को इधर भेजूंगा, तो 8c और कितना हो गया बेटा 64 हो गया। तो c इक्वल टू क्या हो गया 64/8, यानी मैं 8 से डिवाइड करूँ कितना आंसर आएगा 8। यानी कि देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। ठीक बात है। आइए देखते हैं नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है p के किस मान के लिए, p के किस मान के लिए पद 2x + 1 कामा 13 5p - 3 समांतर श्रेणी में है। ठीक बात है। देखिए समांतर श्रेणी में होने के शर्त होते हैं, समांतर श्रेणी में होने के शर्त होते हैं, होने के शर्त हैं। और वो शर्त क्या है बेटा, वो शर्त है कि a2 - a1 बराबर a3 - a2 की मतलब क्या है, समांतर का मतलब होता है कि उनके जो सर्वांतर होते हैं वो समान होते हैं। तो हमने यहाँ पर सर्वांतर को समान कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर a2 कितना दिया है, a2 दिया हुआ है 13, a1 दिया हुआ है 2p + 1 और a3 दिया हुआ है 5p - 3 और a2 दिया हुआ है 13। अच्छा देखिए 13 माइनस का 2p ब्रैकेट को मैंने ओपन किया तो माइनस का 1 बराबर हो गया 5p - 3 और माइनस का 13, है ना। अब ध्यान से देखिएगा, ये माइनस का 2p, यहाँ पर इसको हम क्या कर रहे हैं, सेपरेट करेंगे फ्रेंड्स। तो क्या आएगा, 13 में घटाएंगे 1 यानी कितना आएगा 12 आएगा, यानी कि प्लस का 12 आएगा। यहाँ पर देखेंगे हम 5p माइनस का कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है। अब क्या करेंगे, p को एक पास ले जाएंगे, इस p को मैं ले जाऊंगा इस साइड में और इसको मैं ले जाऊंगा इस साइड में। तो फिर क्या होने वाला है, यहाँ देखिए, -2p - 5p बराबर हो जाएगा -16 और -12। इसको मैं देखिए -5p - 2p जोड़ेंगे तो आएगा -7p बराबर हो जाएगा ये -28। अच्छा तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा -28 बटे -7, माइनस माइनस कैंसिल, 7 से डिवाइड करेंगे 7 चौका 28, यानी कि जो p का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा बेटा 4 आएगा। कितना आएगा 4 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री से है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और विगत एग्जामों में पूछा हुआ क्वेश्चन में जो आपको सॉल्व करवा रहा हूँ वो विगत एग्जामों में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। आइए देखते हैं बेटा इस क्वेश्चन का, हम देखते हैं सोल्यूशन क्या दिया हुआ है। यहाँ पे दिया है 2 tan 30 डिग्री अपान 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू होगा, मान होगा, किसके बराबर होगी। ठीक है। आइए देखते हैं हम वैल्यू पुटअप करते हैं। यहाँ पे दिया है 2 tan 30 डिग्री अपान 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। वैल्यू को पुटअप करते हैं। 2 tan 30 यानी कि tan 30 का जो मान होता है वो होता है 1/3 और यही वैल्यू मैं यहाँ पुटअप करता हूँ 1 + tan 30 का मान 1/3 का होल स्क्वायर। ठीक है। आइए मैं यहाँ दिखाता हूँ बेटा आपको। 2 से हम गुणा करेंगे, 1 में कितना आएगा 2 आएगा और बट्टे कितना आएगा यहाँ पर देखिएगा 2, सॉरी मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए यहाँ पर क्या आएगा 2 × 1 = 2, 2/3 हो जाएगा। और नीचे आते हैं बेटा तो क्या होगा, देखो ध्यान से, 1 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/3 का स्क्वायर करेंगे तो 3। अब इसी को हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 2/3 यहाँ पर एलसीएम लेंगे कितना आएगा, एलसीएम कितना आएगा बेटा, एलसीएम 3 आएगा और यहाँ पर हो जाएगा 3 + का 1। ठीक बात है। आइए यहाँ पर देखते हैं 2/3
और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4/3। ठीक है, मैं इसको और सॉल्व करता हूँ। यहाँ देखिएगा 2/3 गुणे 3/4 के, तो 2 से काटेंगे, बटा 2 से 2 दूनी 4, 3 से यहाँ पे काटेंगे तो कड़ी में 3 हो जाएगा। और कड़ी में 3/2 होता है, ये वैल्यू होता है साइन 60 डिग्री का, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या होगा, राइट होगा। क्लियर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आगामी एग्जाम के लिए। देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी में डी ई पैरेलल है बी सी के, इस प्रकार है कि ए डी बराबर 1.5 सेंटीमीटर, डी बी बराबर 3 सेंटीमीटर और ए बराबर 2 सेंटीमीटर, तो ए सी का माप ज्ञात करिए। अब देखिए बेटा, यहाँ पे हम एक त्रिभुज ड्रा करते हैं। इस त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज का हमने नाम दे दिया ए बी सी। क्या नाम दे दिया, ए बी सी। और कहा है कि जो बी सी के समांतर रेखा है वो क्या है, डी ई है। तो यहाँ पर क्या हो गया, डी और ई। यहाँ वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ जो ए डी का जो मान दिया है 1.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। जो डी बी का मान दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर। और ए ई का मान दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। और आपसे पूछ रहा है ए सी का मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा। देखिए, जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तो वहाँ पर एक थ्योरम काम करता है, थेल्स प्रमेय काम करता है। और वो क्या होता है, देखिएगा, थेल्स प्रमेय से क्या होगा, ये होता है ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। ठीक है, आइए थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं इसको हम। अब वैल्यू को हम पुटअप करते हैं। देखिए, ए डी का मान दिया हुआ है 1.5, डी बी का मान दिया हुआ है 3, ए का मान दिया है 2 और ई सी का मान हम यहाँ से हम बड़े आराम से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे ये इसे मैं काट सकता हूँ, इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2 टाइम जाएगा। और उसके बाद से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। देखिए यहाँ पर आ जाएगा ई सी बराबर आ जाएगा 2 दूनी 4 सेंटीमीटर। और 4 सेंटीमीटर इसका आंसर क्या होगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे मान ज्ञात करना है ए सी का। तो ए सी देखिए क्या होगा, ए सी जो होगा, ए सी और होगा ए ई प्लस ई सी। और ए का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है कितना, 2, और ई सी का वैल्यू कितना दिए हमने ज्ञात किया है 4। तो ओवरऑल जो आंसर आने वाला है वो कितना होने वाला है, 6 सेंटीमीटर। कितना होने वाला है, 6 सेंटीमीटर। यानी कि आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आगामी एग्जाम के लिए, तो हर क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। जिस क्वेश्चन में कुछ डाउट हो, जो ना समझ में आता हो, तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर करिएगा, बताइएगा कि इस क्वेश्चन में डाउट है, तो मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से फिर से सिंपली बता दूंगा अच्छे तरीके से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उसमें कहा है एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो ध्यान से देखिएगा, जो ये घड़ी है, मैंने घड़ी है और ये इसका सेंटर पॉइंट है, और यहाँ से इसकी मिनट की सुई से पूछ कर ये इस पॉइंट ए पर है। ठीक है, 5 मिनट बाद ये कितना है, कहाँ पहुँच जाती है, पॉइंट बी पहुँच जाती है। तो इस प्रकार एक त्रिज्यखंड का निर्माण होता है। और हम एक बात जानते हैं, त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वो होता है थीटा बट्टे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। देखिए, ये 14 सेंटीमीटर का है, ये भी 14 का है। तो त्रिज्या आर तो दे दिया है 14, मुझे थीटा का मान ज्ञात करनी है। तो अब क्वेश्चन में देखिए, मैं ये जानता हूं कि
360 डिग्री में 360 मिनट में 60 मिनट में कुल 360 डिग्री कोण घड़ी द्वारा बनाई जाती है। तो 1 मिनट में कितना होगा? 1 मिनट में क्या होगा? 360/60 के, इससे मैं काटूंगा कितना आएगा बेटा? 6 डिग्री। चूंकि घड़ी द्वारा 5 मिनट चली है, तो 5 मिनट में कितना कोण बनेगा? तो 5 मिनट जो कोण बनेगा वो बनेगा 5 गुणे 6 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री। कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया। ठीक है, अब आइए हम निकालते हैं। अतः 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल देखिए, थीटा बट्टे कितना बताया मैंने आपको? थीटा बट्टे 360 पाई r स्क्वायर। तो थीटा का मान आपने निकाला कितना? 30/360, और पाई का मान कितना है? 22/7, और r का मान कितना है? 14 का स्क्वायर। ठीक है, कितना है? 14 का स्क्वायर। देखिए, आप देखिए यहाँ से मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूँ तो देखिए यहाँ से क्या होगा? लिख सकता हूँ मैं 30/360, चलो ठीक है, 22/7 गुणे 14 गुणे 14। यहाँ से मैं काटूंगा, ये आपका आएगा कितना? 12 बार जाएगा। यहाँ से मैं काटता हूँ, कितना आएगा? 2 बार जाएगा। और 2 से काटिए, कितना बार जाएगा? ये 6 बार। फिर 2 से काटिए, ये कितना हो जाएगा? 7 बार। ये हो जाएगा 3। ऊपर कितना बचा? ऊपर बचा 22 गुणे 7, यानी कि 154 कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा आंसर, राइट आंसर है। और मैं देखता हूं तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन, देखिए स्टूडेंट्स, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि x² माइनस 1/9 बराबर 0, तो x का मान ज्ञात करिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है x² माइनस 1/9 बराबर क्या है? 0। तो देखिए पहले क्या होगा कि जो ये अंक है, मैं अंक को इस साइड भेजूंगा, तो x² इक्वल टू हो जाएगा 1/9। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्क्वायर जब इधर जाएगा तो यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस करड़ी में 1/9। तो करड़ी में 1/9, फिर से बता दे रहा हूँ, देखिए x² माइनस 1/9 बराबर 0। तो x² इक्वल टू क्या होगा? मैं इसको इधर ट्रांसफर करूंगा राइट साइड में, तो 1/9 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? जब स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस 1/9 हो जाएगा। तो इसका हम निकालते हैं वर्गमूल। तो ये प्लस माइनस 1 का वर्गमूल 1 होता है, और 9 का कितना होता है? 3, यानी कि x और कितना हो गया? प्लस माइनस 1/3। ये इसका राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट गलती कहाँ करते हैं कि जब x² इक्वल टू निकालते हैं तो यहाँ करड़ी में 1/9 करते हैं और इसका आंसर लाते हैं 1/3, जो कि ऑप्शन में दिया गया होता है, और अक्सर गलतियाँ हो जाती हैं। तो बस ध्यान रखिएगा कि ये द्विघात समीकरण है, तो उसके 2 मूल होंगे, और जब इधर स्क्वायर जब हटाएंगे तो यहाँ प्लस माइनस के साथ करेंगे तो 2 आंसर आपके आएंगे, प्लस माइनस 1/3। ठीक है, अब द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। ये दिया है कोसेक ए माइनस काट ए, और एक ब्रैकेट में है 1 प्लस कास ए का मान क्या होगा? तो ध्यान से समझिएगा, जब भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है तो साइन और कास को छोड़ के बाकी किसी भी त्रिकोणमितीय राशि उसको बदल देते हैं। जैसे कोसेक है, तो कोसेक को मैं लिख सकता हूँ क्या? कोसेक को मैं लिख सकता हूँ 1/sin, 1 क्या? साइन ए। और काट को मैं लिख सकता हूँ कास ए साइन ए। ठीक है, एक ब्रैकेट में, और अगले ब्रैकेट में 1 प्लस कास ए को एडिटिव ऐसे ही रहने देते हैं, क्योंकि मैंने बताया आपको कि साइन और कास को नहीं चेंज करना है। इसका हम लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आएगा साइन ए, चूँकि दोनों का
हर बराबर है तो ऊपर का एडिटिव जैसा दिया गया है वैसा ही नोट कर लेंगे, 1 माइनस का से। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया 1 प्लस का से। अब हम गुणा करेंगे 1 माइनस का से और 1 प्लस का से, तो हमें जानते हैं फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। अगर कहीं भी ए प्लस बी या इंटू ए माइनस बी दिया हो तो वहाँ पर हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा कास स्क्वायर ए, और अपान क्या हो जाएगा साइन ए। ठीक है, और हम एक फार्मूला जानते हैं कि 1 माइनस कास स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है बेटा साइन स्क्वायर ए। क्या होता है साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अपान क्या हो गया साइन ए। अब ध्यान से देखिएगा कि एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा और मेरा फाइनली जो आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा साइन ए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या है राइट है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें कहा गया है कि एक द्विघात बहुपद जिसके शून्य 5 और -3 है तो वो होगा। देखिए आपको बता दें कि इसमें आपको गिवन क्या है, इसमें दिया हुआ है दो शून्यक, हमने दो शून्यक अल्फा और बीटा माना। तो अब पहला जो शून्यक है अल्फा कितना दिया हुआ है 5 दिया है, और जो बीटा दिया हुआ है कितना दिया हुआ है -3 दिया है। ठीक है, तो द्विघात बहुपद के लिए सूत्र होता है, के लिए जो सूत्र होता है ना, हम जानते हैं वो होता है आपका के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, के एक्स स्क्वायर एडिटिव नोट कर लेंगे, अल्फा के स्थान पर हम रखेंगे क्या 5 और बीटा के स्थान पर रखेंगे -3 इंटू एक्स, और अल्फा के स्थान पर हम रखेंगे 5, बीटा के स्थान पर रखेंगे -3, इसको बंद कर देंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा कि इसको मैं सॉल्व कर दूं तो एक्स स्क्वायर यहाँ में से घटाऊंगा 5 में से 3 तो आएगा 2, चूँकि बाहर माइनस है इसलिए हो जाएगा -2x, और ये 5 या 15 यानी कि माइनस का कितना हो गया 15। ठीक है, अब हम क्या लेने वाले हैं k इक्वल टू 1 लेने पर, है ना, k इक्वल टू क्या लेने पर 1 लेने पर जो अभिष्ट बहुपद है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 15, और आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। देखिए स्टूडेंट्स, हमें अपनी ओर से पूरे जोरदार प्रयास करनी है, क्वेश्चन को सॉल्व करनी है ना, एग्जाम को बहुत ही दिल से देना है ताकि हम अपने सपनों को पूरा कर सकें। दोस्तों फ्रेंड्स कहा गया है, हम कहते हैं कि सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिनको छत पर जाना है, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें छत पर जाना है, अपनी मंजिल तो आसमां है, अपनी मंजिल तो आसमां है, रास्ता खुद बनाना है। सफलता मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, सफलता मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो फ्रेंड्स हमें कोशिश करनी है, हमें कोशिश करनी है, अपना 100% देना है बिना परिणाम की चिंता किए हुए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q के केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। क्या कहा गया है, कहा गया है कि एक वृत्त है, तुमने एक वृत्त बना लिया, कहता है केंद्र से एक केंद्र, कहता है बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम बताते हैं, यहाँ पर कोई पॉइंट Q है और यहाँ से हमने खींच दिया स्पर्श रेखा। क्या खींच दिया स्पर्श खींचा, ये पॉइंट क्या है Q है। ठीक है, और बिंदु केंद्र O और Q के जो बीच की जो दूरी दी हुई है कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, और जो स्पर्श रेखा की लंबाई दी कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये इसको मिला देंगे तो बेटा क्या हो जाएगी त्रिज्या हो जाएगी। फिर से समझिएगा एक बार, कहा गया है
कि बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्शरेखा, तो बिंदु Q यहाँ पे लिया मैंने, यहाँ पर खींचा स्पर्शरेखा, इसकी लंबाई कितना दिया 24 सेंटीमीटर। और अगेन बोला है कि Q की केंद्र से दूरी, Q की जो केंद्र से दूरी है वो कितनी है 25 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या पूछा हुआ है, तो त्रिज्या क्या होगी OP होगी, मुझे यही ज्ञात करनी है। तो आप ध्यान से देखिएगा, तो आपको एक समकोण त्रिभुज दिखेगा, क्या दिखेगा समकोण त्रिभुज दिखेगा। समकोण त्रिभुज क्या दिख रहा है आपको OPQ, हाँ दिख रहा है ना। इसमें क्या दिया हुआ है आप देखेंगे तो यहाँ पे आधार दिया हुआ है, कर्ण दिया है, और हमें क्या निकालनी है लंब निकालनी है, यानी कि OP निकालनी है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये जब हम इसको यूँ समझते हैं, जो किसी भी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है, बाकी अन्य दो भुजा क्या होती है छोटी होती है। तो किसी भी छोटी भुजा का मान ज्ञात करनी होती है तो हम करते क्या है, इसमें जो बड़ी जो भुजा होती है उसके स्क्वायर में से छोटी का स्क्वायर घटा देते हैं, यानी कि अगर छोटी भुजा निकालनी है तो बड़की का स्क्वायर माइनस क्या करेंगे हम छोटकी का स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 25 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 24 का स्क्वायर होगा। तो 25 का जो स्क्वायर है वो होता है 625, 24 का स्क्वायर होता है 576, कितना होता है 576। यहाँ पे हम कर देते हैं कड़ी में, तो देखिए इसको सब्ट्रैक्ट करने पर आएगा कितना 49, और 49 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है बेटा 7 सेंटीमीटर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस रिलेटिव क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, कहता है एक 6 मीटर ऊंचे खंभे की परछाई 2 कड़ी में 3 मीटर लंबी बनती है, तब सूर्य का उन्नयन कोण है। बहुत ध्यान से देखिएगा, इसके लिए आपको मेन क्या होता है फिगर बनाना होता है। अगर फिगर आपने सही ड्रा कर लिया तो क्वेश्चन सॉल्व करना काफ़ी ईजी होता है। जैसे दिया हुआ एक 6 मीटर ऊंचे खंभे, तो हमने खंभा बना दिया कितना मीटर का 6 मीटर का, और कहता है कि देखिए अब खंभा कहाँ पर खड़ा होगा ग्राउंड लेवल पर, ये इसकी ग्राउंड लेवल हो गई है ना, ये इसका सतह हो गया। ठीक है, और इस खंभे की जो लंबाई दी हुई है कितनी दी हुई है 6 मीटर दी हुई है, 6 मीटर दी हुई है खंभे की लंबाई। ठीक है, कहता है इसके परछाई की लंबाई नहीं तो उन्नयन कोण बताइए कितना होगा। जो परछाई, इसका जो परछाई होगा बेटा वो ये होगा, ये परछाई कितना हो गया, परछाई हो गया आपका 2 कड़ी में 3, कितना हो गया 2 कड़ी में 3 हो गया। ठीक है, अब पूछ रहा है उन्नयन कोण क्या होगा, तो उन्नयन कोण यहाँ पे हम इसको मिला देते हैं, यहाँ पे जो कोण बनेगा ये कोण जो बनेगा वो आपका उन्नयन कोण होगा। ठीक बात है। स्टूडेंट ध्यान से देखिए, तो ये इस समकोण त्रिभुज में आपको क्या दिख रहा होगा, ये आपको दिख रहा है क्या लंब, ये क्या दिख रहा है बेटा आधार दिख रहा है। तो लंब और आधार के बीच के संबंध बताने वाली कौन सी त्रिकोणमितीय राशि होती है, तो वो होती है tan थीटा, क्योंकि हम जानते हैं tan थीटा इक्वल टू क्या होता है लंब बटा आधार, क्या होता है लंब बटा आधार होती है। ठीक है, लंब बटा क्या होती है आधार होती है। यहाँ पर मैं इसका नाम दे रहा हूँ ए बी सी। लंब कितना है, लंब यहाँ पर है AB और आधार कितना है BC। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग, जो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा 6 बटे कितना हो जाएगा 2 कड़ी में 3, 2 से मैं डिवाइड करूँ यहाँ पर कितना आएगा 3 आएगा। और ध्यान से देखिए हम क्या करेंगे, कड़ी में 3 से ऊपर नीचे हम गुणा कर देंगे, क्या कर देंगे कड़ी में 3 से ऊपर नीचे हम गुणा कर देंगे, जिसको हम कहते हैं परिमीकरण करना। तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 कड़ी में 3 बटे कितना हो जाएगा 3, 3 से 3 कैंसिल, यानी कि यहाँ पर कितना आया कड़ी में 3 आया। तो अगर ये tan थीटा है तो tan थीटा में ही एक कोई वैल्यू दिया होता है निकल के आता है। तो कड़ी में 3 क्या होता है, कड़ी में 3 जो मान होता है वो कितना होता है बेटा tan 60 डिग्री, बिल्कुल सही बताया आपने, कितना होता है tan 60 डिग्री। ठीक है, तो थीटा का मान कितना आ जाएगा, थीटा का मान आ जाएगा 60 डिग्री है ना, जो बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक बात है। चलिए नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है यदि 6, 8, 5, 7 x और 4 का समांतर माध्य 7 है तो x का मान ज्ञात करिए।
तो देखिए हम बता दें आपको, जो समांतर माध्य होता है, जो समांतर माध्य होता है, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? वो होता है पदों का योग, पदों का योग बटे क्या होता है? पदों की संख्या। क्या होती है? पदों की संख्या होती है। ठीक बात है। तो यहाँ पर जो समांतर माध्य का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 7 दिया है। तो यहाँ पर हम क्या रखते हैं? 7। पदों का योग हम जोड़ देते हैं, तो जोड़ते हैं तो क्या आता है? देखिए 6 + 8 + 5 + 7 + x प्लस कितना? 4। कुल कितना काउंट करिए? 1 2 3 4 5 6। तो हम 6 से यहाँ पर क्या करने वाले हैं? डिवाइड करने वाले हैं। ठीक है, आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखेंगे हम तो कितना आएगा? 7 बराबर हो जाएगा, देखिए इसे जोड़ देते हैं। देखिए क्या होगा? 8 6 14, 14 5 19, 19 7 26, 26 4 30, 30 प्लस कितना हो जाएगा? x हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आ जाएगा 30 + x बराबर 42। कितना हो जाएगा? 42। अब इस अंक को मैं इधर ट्रांसफर करूंगा तो क्या मिलने वाला है मुझको? x का मान मिलने वाला है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 42 माइनस का 30, यानी कितना आएगा बेटा? 12। x बराबर कितना हो जाएगा? 12। आपका जो ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या है? राइट है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें पूछा गया है आपसे कि कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि सरलीकृत रूप है किसका? अप्रत्यक्ष विधि का, प्रत्यक्ष विधि का, या सरल विधि का, संयुक्त विधि का। तो आपको बता दें दोस्त, आपको बताएं बेटा कि जो कल्पित माध्य और पग विचलन विधि है, ये समांतर माध्य निकालने की विधि होती है, और ये क्या होता है? प्रत्यक्ष विधि का ही सरलीकृत रूप होता है। क्या होता है? समांतर माध्य निकालने के लिए होता है। ये किसके लिए होता है? ये समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए 3 विधियां होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पहला होता है प्रत्यक्ष विधि। कौन सा होता है? प्रत्यक्ष विधि। और इसके अलावा 2 विधियां और होती हैं। कौन सी होती हैं? कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि, और क्या होता है? तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है पग विचलन विधि। जो कल्पित माध्य विधि है और पग विचलन विधि है, ये दोनों क्या होता है? प्रत्यक्ष विधि का ही सरलीकृत रूप होता है। थोड़ा सा मैं आपको और बता दूं कि जो समांतर माध्य है में जो प्रत्यक्ष विधि निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? वो होता है x बार इक्वल टू होता है सिग्मा fx अपान क्या होती है? n की होती है। ठीक है। जो कल्पित माध्य विधि होती है, इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? x बार इक्वल टू होता है a प्लस सिग्मा एफ डी अपान क्या होता है? n की होता है। ठीक है। और इसके अलावा मैं बात करता हूँ पग विचलन विधि में जो x का मान जो समांतर माध्य निकालने का जो फार्मूला होता है वो फार्मूला होता है x बार इक्वल टू होता है a प्लस सिग्मा एफ यू अपान n इंटू क्या होता है? h होती है। तो बेटा 3 विधि हैं, मैंने तीनों विधि का फार्मूला मैंने बता दिया आपको। ठीक है। आपको अपनी क्वेश्चन में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही हेल्प करने वाली है। फिर से सुनिएगा, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि प्रत्यक्ष विधि का ही सरलीकृत रूप होता है। प्रत्यक्ष विधि के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है x बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपान n। कल्पित माध्य के लिए फॉर्मूला होता है सिग्मा इक्वल टू x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी अपान n। और जबकि पग विचलन विधि में क्या होता है? x बार इक्वल टू होता है a प्लस सिग्मा एफ यू अपान n इंटू क्या होता है? h के होता है। ठीक है। ठीक है फ्रेंड, तो हम चलते हैं आगे अपने अंतिम पड़ाव की तरफ धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें क्या कहा गया है? कहता है कि अच्छी तरह से फेंटे हुए ताश के पत्तों को यादृच्छिक निकालने पर
यादृच्छिया निकालने पर पत्ते की काले रंग की रानी होने की प्रायिकता क्या होगी, है ना। हम जानते हैं ताश में कुल कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं। कितने होते हैं? कुल 52 पत्ते होते हैं। ताश में कुल 52 पत्ते होते हैं। 26 काले पत्ते होते हैं। 26 क्या होते हैं? काले होते हैं। और 26 ही क्या होते हैं? लाल होते हैं। ठीक है, 26 क्या होते हैं? लाल होते हैं। जो काले पत्ते हैं उसमें दो तरह के पत्ते होते हैं। क्या होते हैं? 13 पत्ते जो होते हैं हुक्म के होते हैं। 13 पत्ते हुक्म के होते हैं और 13 पत्ते किसके होते हैं? चिड़ी के होते हैं। किसके होते हैं? चिड़ी के। ऐसे ही लाल पत्ते की हम बात करते हैं। लाल पत्ते में भी दो होते हैं। 13 पत्ते होते हैं आपके पान के और 13 पत्ते ही होते हैं किसके? 13 पत्ता होते हैं ईंट के। ठीक है, अब देखिए प्रत्येक पत्ते में क्या होता है, एक एक बेगम होती है यानी कि रानी होती है, एक एक बादशाह होते हैं। ठीक है, और फिर एक एक 13 सही पत्तों में यानी 4 पत्तों में एक एक क्या होगा? एक्का होगा। और फिर क्या होता है? 1 से लेकर 9 तक संख्याएं होती हैं। ठीक बात है। अगर हम बात करते हैं, कहा गया आपसे कि पत्ते की काले रंग की रानी की होने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, तो हम जानते हैं जो प्रायिकता होती है ना, प्रायिकता होती है जो एनपी होती है वो क्या होता है? वो होता है एन ई बटे एन ए। एन ई बटे क्या होता है? एन एस होता है। क्या होता है? एन ई बटे एन एस होता है। एन ई मतलब क्या होता है? जिस घटना के बारे में पूछा जा रहा है। एन एस क्या एन एस क्या होता है? एन एस क्या होता है? कुल घटना। ठीक है, कुल संभावित घटना। तो अब देखेंगे यहाँ पर हमें पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कि काले रंग की रानी, क्या पूछा गया है? काले रंग की रानी, काले रंग की रानी, रानी की प्रायिकता, ये पूछा गया है। तो पहले हम देखते हैं कि काले रंग की रानी कितनी है। तो देखिए काले रंग में देखिए कितने दो पत्ते होते हैं, 13 हुक्म का 13 चिड़ी का। तो इसमें एक रानी होंगी, इसमें एक रानी होंगी। कितने रानी हुए? 2 रानी हुई। और कुल कितने पत्ते हैं? कुल पत्ते 52 हैं। ठीक है, तो मैं 2 से काटता हूँ, 2 से काटता हूँ तो कितना आएगा? ये 26 आएगा। यानी कि जो आपका आंसर आने वाला है वो कितना होने वाला? 1/26। कितना? 1/26। ये मेरा राइट आंसर होगा। तो मैं देखूंगा तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, दो गोलों के आयतन का अनुपात 64:27 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात होगा। देखिए क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है। यहाँ गोले का जो आयतन का फॉर्मूला होता है वो होता है B = 4/3 πr³। तो यहाँ आयतन का अनुपात दिया था यानी कि B1/B2 का मान दिया था 64:27। तो मैंने यहाँ पर B1 का मान रखा 4/3 πr1 का क्यूब बटे 4/3 πr2 का होल क्यूब और 64/27। अब R1/R2 का ये होल क्यूब हो जाएगा 64/27 का, तो R1/R2 क्या हो जाएगा? ये क्यूब है तो यहाँ अंडर क्यूब हो जाएगा। और थोड़ा ध्यान से देखिएगा, 64 का जो क्यूब होता है वो 4 होता है। 64 का अंडर क्यूब क्या होता है जी? 4 होता है। यानी R1/R2 का मान 4/3 है। अब हम क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग पेज सॉल्व करते हैं। मेरे पास R1 और R2 का मान निकल चुका है। हमें निकालना क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करनी है। यानी कि आपको निकालनी है C1/C2 का मान। और हम इसका फार्मूला जानते हैं। इसका फार्मूला होता है 4πr1 का स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा? 4πr2 का स्क्वायर। यहाँ इससे कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा क्या? R1/R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, R1 का मान हमने निकाला है 4 और R2 का मान हमने निकाला है 3। तो इसका हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 16 रेशियो कितना? 9 हो जाएगा, यानी कि बटे 9 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या है? सही है। ठीक बात है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है?
अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसमें दिया हुआ है एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होती है, तो प्रायिकता ज्ञात करिए। पासा पासा में हम जानते हैं, पासा जो क्या होता है कि लूडो में होते हैं ना, लूडो को हम पासा कहते हैं, डाइस बोलते हैं। तो उसमें कितने अंक होते हैं? कुल 6 अंक होते हैं। पासे पर अंकित कुल अंक पर अंकित जो अंक होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6। यानी कि इसको मैं अगर NS करूं तो NS कितना हो जाएगा? कुल कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है? प्रायिकता निकालनी है। तो प्रायिकता का फॉर्मूला होता है अनुकूल संख्या बटे कुल संख्या। तो यहाँ पे अनुकूल संख्या क्या है? हमें क्या प्राप्त हो रहा है? देखेंगे सम संख्या क्या आ रही है इसमें? जो सम संख्या आ रही है वो कौन कौन सा मिला? ध्यान से देखिएगा। सम संख्या 2 होगा, 4 होगा और 6 होगा। वो कितना होगा? वो होगा 2, 4, 6। यानी कि जो यहाँ पर निकल के आ रहा है NE कितना हो गया? 3 हो गया। हमें निकालना क्या है बेटा? हमें निकालना है प्रायिकता। और प्रायिकता का फॉर्मूला होता है, प्रायिकता जो होती है उसके लिए फॉर्मूला होता है, प्रायिकता बार होता है क्या? प्रायिकता है ना, इसके लिए फॉर्मूला होता है NP इक्वल टू होता है NE बटा NS, यानी कि अनुकूल बटे कुल घटना। ठीक है, तो अनुकूल कितना था? अनुकूल आपका है 3, कुल कितना है? 6। इसे मैं डिवाइड करूंगा तो 1/2 होगा, जो कि मेरा आंसर होगा। तो हम देखेंगे तो अपने ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, और इस सारे क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा, तो बहुविकल्पी में ही नहीं, आपको लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन में भी बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन में भी हेल्प करेगा। आशा करते हैं आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। यदि पसंद आता है तो आप जो है प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, ताकि आगे भी और भी अच्छी वीडियो बनाने के लिए हम प्रेरित हो सकें। धन्यवाद।